Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Vangshan. हेलो गाइस, मैं कुछ क्लियर कर दूं बात ये कि मैं कई जगह पर जान यूज़ करती हूँ, कई जगह पर विंग यूज़ करती हूँ, कई जगह पर वांगजी यूज़ करती हूँ, तो कई जगह पर ईबो नाम का इस्तेमाल करती हूँ। वो इसलिए है क्योंकि इन दोनों का नाम ही यही है। मतलब विंग जो कि जान नाम से फेमस है एक एज अ वॉइस आर्टिस्ट, ईबो जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट है लेकिन असल में वो वांगजी है। तो जहाँ पर उनका नाम मुझे ज़ान यूज़ करना चाहिए मैं करती हूँ, जहाँ पर ईबो यूज़ करना चाहिए वहाँ मैं करती हूँ। इसके अलावा कहीं-कहीं बीच-बीच में मुझसे गड़बड़ी में उनका जो नाम है ना वो चेंज होकर के वही इस्तेमाल हो जाता है, उनका वॉइस आर्टिस्ट वाला। तो इस चीज़ को आप लोग मैनेज करके रखें। एक्चुअली किसी को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही थी कि आप एक ही नाम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? तो मैंने सोचा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि उनका वो नाम भी है, इसलिए मैं इस्तेमाल करती हूँ और कहीं-कहीं पे टंग स्लिप हो जाती है मेरी, मैं मम्मल कर जाती हूँ, कुछ जगह बोलते हैं ना अपना टंग स्लिप हो जाती है, तो आप कुछ शब्दों को सही से प्रोनाउंशिएट नहीं कर पाते हो, वैसा मेरे साथ हो जाता है फ्लो में, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा मैनेज कर लें प्लीज़। एंड फाइनली अब हम हमारी स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। हमारा ईबो जो कि रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसे रिकॉर्डिंग करते-करते 2 घंटे से ऊपर हो गए थे, जबकि वो शान से बोलकर आया था, मतलब विंग से बोलकर आया था कि वो 2 घंटे में लौट आएगा। उसे अब 2.5 घंटे होने को आए थे। ईबो की रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाने के बाद में उसने जल्दी-जल्दी से अपने वहाँ से सारा सामान पैक करवाया और पैकअप करके वहाँ से निकलने लगा। अपनी कार में बैठा और वापस उसी मॉल की तरफ वो जाने लगा। मॉल के पास आने के पास मतलब कुछ दूरी पर आने के बाद में उसने अपना हुलिया ठीक किया। जो वो इतना बड़ा हुडी पहने हुआ था, सनग्लासेस, टोपी वगैरह सब कुछ उसने उतार करके वही पुराना एलिगेंट और डिसेंट वांगजी बन करके वो वापस आया था। वापस आ जाने के बाद उसने देखा और जो उसने देखा ना उसके बाद उसका मन किया कि वो क्यों वहाँ से जल्दी आ गया, क्योंकि अभी वहाँ पर सब लोग शॉपिंग में बिज़ी थे। विंग जो खुद भी शॉपिंग में बिज़ी हो गया था इस टाइम में। वांगजी को तो समझ नहीं आया ये इंसान जो कुछ टाइम पहले तक तो खुद ही बोल रहा था कि इन लोगों को कब तक शॉपिंग में टाइम लगेगा, खुद ही शॉपिंग कर रहा है। एक्चुअली वांगजी वापस आया, उसने देखा कि विंग वहाँ नहीं बैठा है, यहाँ पर वो पहले बैठा था, तो उसने सोचा कि जाने दो। वांगजी वहीं आकर के बैठ गया। उसने आधे घंटे तक वेट किया लेकिन कोई नहीं आया। वांगजी को लगा कि शायद सब लोग चले तो नहीं गए। वांगजी ने फिर अपने भाई को कॉल किया। उसके भाई ने कॉल उठाया और कहा कि वो मॉल में ही है लेकिन 5th फ्लोर पर है। वांगजी वहाँ गया और उसने देखा कि उसका भाई और उसकी होने वाली भाभी दोनों शॉपिंग कर रहे हैं। उसने पूछा, भाई कितना टाइम और लगेगा? जेबुजन ने कहा, वांगजी माफ़ करना लेकिन अभी हमें और भी बहुत कुछ खरीदना है। तुम्हें तो पता है ना ये मेरी और यानली की पहली शादी है और शायद आखिरी भी। यानली ने कहा, शायद का तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दूसरी शादी करना चाहते हो? सिचन ने कहा, तुम्हारे साथ हो तो मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी हो सके उतनी कर लूँगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर उन्होंने अपने खुद के मन में कहा, क्योंकि वेडिंग नाइट भी तो मुझे इतनी बार मिलेगी। यान ली जो कि उनकी इस हिडन सोच को समझ गई थी, उसने कहा, ऐसी बकवास थिंकिंग ना अपने दिमाग से निकाल दो, फिलहाल शॉपिंग पर ध्यान देते हैं, चलो मेरे साथ। फिर क्या था, यान ली उन्हें खींचते हुए वहाँ से ले गई। वांग जी ने एक डीप शाय किया। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर उसकी बहन भी कुछ ना कुछ खरीद रही है। वो उसके पास गया। लैंचिंग अभी भी ज्वेलरी शॉप में घुसी हुई थी। उस शॉप में वो अपने लिए हेयर पिन देख रही थी। हेयर पिन में उसने पता नहीं कितने सारे सामान को बिखेर कर रखा हुआ था। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग साइजेस, पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था वहाँ। वांग जी के तो बिल्कुल सर के ऊपर से जा रहा था। उसने कहा, बहन तुमने किया कुछ? लैंचिंग ने कहा, अरे वांग जी तुम रहने दो, मुझे भी वो खरीदना है यार, मुझे बहुत सारा सामान लेना है। अभी के लिए तुम ना जाकर के अपनी मैगजीन वगैरह पढ़ते रहो या फिर तुम्हें जो करना है वो करो, फिलहाल के लिए मैं बिजी हूँ। वांग जी जो वहाँ से निकलते हुए चैंग से टकरा गया। चैंग जो कि वहीं बैठा हुआ था एक साइड में और बस लैंचिंग को देख रहा था। चैंग को देखकर लग नहीं रहा है कि वो यहाँ आकर के बोर हो रहा है, वो तो जैसे किसी चीज़ का मज़ा ले रहा है। वांग जी उसके पास गया। ये वांग जी के लिए पहली बार है जब वो चैंग से बात करने वाला है। उसने कहा, ब्रदर इन लॉ। ये सुनकर के चैंग के तो जैसे पंख लग गए हों। उसने वांग जी की तरफ देखकर कहा, बोलो तुम्हें कोई मदद चाहिए? वांग जी ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका भाई कहाँ है? चैंग ने कहा, मेरा भाई, ओह विंग, वो अपने लिए बिजनेस सूट्स खरीद रहा होगा, तुम सूट वाले कॉलम में जाकर देखो। वांग जी ने बस नोट किया हल्के से और वो चला गया। वांग जी ने काफ़ी मुद्दतों के बाद में, क्योंकि ये मॉल बहुत बड़ा था तो उसने बहुत मेहनत की उस कॉलम को ढूंढने के लिए। उस शॉप में जाने के बाद उसे विंग को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि विंग किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। वांग जी वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि विंग किसी के साथ बहुत दिल लगा करके झगड़ा कर रहा है। विंग कह रहा है, ऐसे कैसे? ये सूट मैंने पहले लिया था तो ये मेरा ही होगा। सामने वाला इंसान भी कह रहा था, ऐसे कैसे तुम ले लोगे?
ये सूट मेरा है, मैंने पहले इस पे हाथ लगाया था, मैंने पहले ही इसको टच कर लिया था। विंग ने कहा, तुम्हारे टच करने से कोई मतलब नहीं लगता, इसकी पेमेंट से फ़र्क पड़ता है और मैं पेमेंट करने वाला हूँ। ऐसा बोल करके विंग ने अपना सूट से अपना कार्ड निकाला और कहा वहाँ के मैनेजर से, ये लीजिए, पे कीजिए सूट के लिए, और ये मेरा सूट है। वांग जी, जैसे विंग का चेहरा तो दिख रहा था, लेकिन उस दूसरे इंसान का जो झगड़ा कर रहा है उसका फेस नहीं दिखाई दे रहा था। वांग जी वहाँ जा रहा था, लेकिन विंग उस सूट को लेकर के वहाँ से चला गया था, पेमेंट तुरंत करके, और वो इंसान बस गुस्से में विंग को देख रहा था। वांग जी वहाँ पहुँचा, वो वहाँ से जा रहा था, तभी उस इंसान की नज़र शायद वांग जी पर पड़ी, तो उसने कहा, लेंसन, तुम? वांग जी ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, ओ गॉड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शुयांग, इस इंसान का नाम शुयांग है। शुयांग ने कहा, मैं तो बस यहाँ शॉपिंग के लिए आया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेल, ओ गॉड, लेंसन, तुम तो काफ़ी अच्छे लग रहे हो। सच में, अगर मेरा हस्बैंड ना होता ना तो मैं पक्का तुमसे शादी कर लेता। वांग जी ने कहा, हाँ बकवास बंद करो। वैसे तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम था, वो मुझे कई दिनों से मिला नहीं है और ना ही मेरा कॉल उठा रहा है। शुयांग ने कहा, उसका फ़ोन गिर गया है, पता नहीं किसके पास है, मिल ही नहीं रहा है। तुम चाहो तो मेरे नंबर पे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, वैसे मेरा आज एक प्लान है, तुम सुनना चाहोगे? शुयांग ने कहा, क्या प्लान है, बोलो। वांग जी ने कहा, आज मेरे घर आ जाना, हम लोग मिल करके बैठ कर कुछ बातें करेंगे। शुयांग ने कहा, ये आज पॉसिबल नहीं है यार, सॉरी। वांग जी ने कहा, क्यों पॉसिबल नहीं है, आज क्या कुछ खास है तुम्हारे लिए? शुयांग ने कहा, अरे हाँ, आज तुम्हें पता है ना म्या म्या के बारे में? वांग जी ने कहा, म्या म्या, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, शिट, मैंने तो सुबह से उसे एक मैसेज भी नहीं किया है, पक्का मेरी जान ले लेगी। शुयांग ने कहा, जो भी हो, पर हमें वहाँ जाना होगा, तुम चल रहे हो ना? वांग जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? मैं, पता है मेरी शादी तय हो गई है, मेरी इंगेजमेंट हो गई है। शुयांग ने कहा, पता है, मैं आया था तुम्हारी इंगेजमेंट में। वांग जी ने कहा, तो फिर पूछ भी कैसे सकते हो? शॉपिंग के लिए तो पता नहीं कहाँ से फादर ने भेज दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे मान गए। और अगर मैं बोलूँ कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तुझे लगता है मुझे जाने देंगे या फिर सीजे को जाने देंगे? शुयांग ने कहा, और अगर मैं तेरे फादर से बात करूँ तो? वांग जी ने कहा, तो बात बन सकती है, तो बात कर ले, फिर हम लोग चलते हैं सब लोग घूमने के लिए। शुयांग ने बस हाँ कहा और कहा कि वो अब उसको शाम को ही मिलेगा। इसके बाद क्या, वांग जी और शुयांग के रास्ते अलग अलग, शुयांग अपने रास्ते और वांग जी अपने रास्ते। वांग जी फिर से विंग को ढूंढ रहा था। इस बार भी उसे विंग को ढूंढने में टाइम नहीं लगा, क्योंकि विंग किसी के ऊपर चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और वो इंसान बोल रहा था, सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, आई स्वेयर, हमारी गलती नहीं है इसमें, ये हमारे यहाँ का सूट ज़रूर है, लेकिन विंग उस इंसान की बात सुन ही नहीं रहा था, वो बस उस पर चिल्लाया जा रहा था और बोल रहा था, मैंने इसके लिए पूरा पे किया है, तुम लोगों को बताना पड़ेगा ये सब कुछ क्या है, तुम लोगों को ऐसे ठगते हो, उनके साथ ऐसे धोखा करते हो। वांग जी जो वहाँ पहुँचा और सब कुछ देख रहा था, उसका बिल्कुल भी मन नहीं है कि विंग को रोके। वो विंग को बस इसलिए ढूंढ रहा था क्योंकि उसके फादर ने कहा था वो विंग के साथ रहे, क्यों, और उसे रहना भी चाहिए, क्या पता उसके फादर यहाँ देखने आ जाए तो, इसलिए वो वहाँ खड़ा था और बस सुन रहा था, या कहो तमाशे का मज़ा ले रहा था। मैनेजर जिसने वांग जी को वहाँ खड़े हुए देखा, मास्टर, आप तो अपने हस्बैंड को समझाइए। वांग जी जो कि खांसने लगा, उसने कहा, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। विंग ने भी कहा, हाँ, ये मेरा हस्बैंड नहीं है। मैनेजर ने कहा, ओ माफ़ कीजिएगा, लेकिन प्लीज़ आप इन्हें समझाइए ना, इन सूट में हमारी कोई गलती नहीं है, हमने इसको चुन करके रखा था, अब पता नहीं कहाँ से इसमें ये छेद आ गया है। वांग जी ने उस सूट को लिया और उसको जांच किया, तब उसे समझ आया कि इस सूट के बैक में एक छोटा सा छेद है। वांग जी जैसे तुरंत ही समझ आ गया था कि ये किसका कांड है, ये शुयांग ने किया है, क्योंकि जो चीज़ उसे पसंद आ जाती है वो सिर्फ उसकी होती है और कोई और अगर उसे लेना चाहे तो वो उसे बर्बाद कर देता है। ये शुयांग की हरकत थी। वांग जी जो हल्के से मुस्काया, फिर उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, विंग, मुझे लगता है ये इनकी गलती नहीं है, आपकी गलती हो सकती है। लेकिन विंग उसके ऊपर भी भड़क गया, उसने कहा, तुम मुझे बताओगे, देखो ये रिश्ता ना नाम मात्र का है, तो तुम्हारा मुझ पर कोई हक नहीं है और ना ही मेरे डिसीजंस में। वांग जी उसे भी गुस्सा आ गया था, फिर भी उसने कहा, ठीक है। ऐसा बोलकर उसने उस सूट को वहीं पटक दिया और वहाँ से निकल गया। दूसरा विंग, जिसे थोड़ा बुरा तो लगा था ये सब कुछ बोलने के बाद, फिर भी उसने अपोलोजाइज करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। माफ़ी मांगने के बारे में कौन सोचता है, उसने ये सब कुछ अपने मन में बताया। उस मैनेजर से बार्गेनिंग करने के बाद, लड़ने के बाद में जब विंग को चैन आ गया, तब जा करके उसने उस सूट का एक और पीस मंगवाया जो कि उसी की तरह था। वो सूट जो ले रहा था वो ब्लैक कलर में था, लेकिन अगला सूट जो उसे मिला था वो प्योर वाइट कलर में था। फिर भी विंग ने उसे खरीद लिया।
विंग अब वापस वहाँ आ गया था अपनी शॉपिंग पूरे करने के बाद में, जहाँ वांगजी बैठा हुआ था। विंग ने देखा कि वांगजी अपने फ़ोन में कुछ तो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है ये विंग को नहीं पता। विंग जो उससे थोड़ी दूरी पर जाकर के बैठ गया था, उसने कहा सुनो, लेकिन वांगजी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया। वांगजी की भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो किसी की भी पर्सनल मामले में दखल लेना नहीं चाहता है। विंग ने फिर से कहा मेरी बात सुनो, तुम्हारा जो भी नाम है, लान वांग जो भी है, तो सुनो मेरी बात। लेकिन वांगजी, जिसने एक बार भी विंग की तरफ अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखा, विंग ने इस बार अपने दांत पीसते हुए कहा मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सुनो ही नहीं देता तुम्हें। वांगजी ने अब विंग की तरफ देखा और कहा देखिए, आपने खुद कहा अभी कुछ देर पहले हम इस रिश्ते में मजबूरी में हैं, तो ना आप मुझसे कोई मतलब रखिए और न मैं तुमसे कोई मतलब रखूंगा, समझे? और मैं जो करता हूँ मुझे करने दो, तुम जो करो वो करते रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। विंग को भी गुस्सा आ गया था, तो उसने कहा फाइन, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। विंग अपनी जगह से खड़ा हो गया था, फिर उसने अपनी भाई को कॉल किया और उससे कहा, कुछ तो कहा, क्योंकि विंग वांगजी से थोड़ा दूर चला गया था, तो वांगजी को तो सुनाई नहीं दिया। वांगजी को इस चीज़ से कोई मतलब भी नहीं है, वो दोबारा अपने फ़ोन में लग गया। लगभग 15 मिनट बाद बाकी सब लोग आ गए थे वापस। चैंग, लानचेंग, सिचैन और यानली सब लोग वापस आ गए थे। उनका घर जाने का टाइम हो रहा था। वो लोग कितने टाइम से यहाँ हैं, उन्हें शाम हो गई है, शाम के 4 बज गए हैं। इतना समय उन्हें लग गया है शॉपिंग करने में। अब तो वैसे भी उन्हें भूख भी लग गई है। सब लोगों ने सोचा कि वो लोग लंच के लिए जाएंगे। हाँ, लंच के लिए, क्योंकि दिन भर घूमते घूमते उन्होंने खाने के बारे में भी नहीं सोचा। वांग जी ने तुरंत अपनी बहन की तरफ देखा और कहा चिंग, हमें घर जाना होगा, फादर बुला रहे हैं। भाई, आप चाहें तो आप अपने पार्टनर के साथ में जाकर डिनर कर सकते हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे। वांग जी का कहने का अंदाज ऐसा कुछ था कि जैसे वो सीजन को टीस कर रहा हो। वह लैन चिंग जो कि अपने भाई की तरफ देखी और उसने धीरे से पूछा क्या हुआ है। वांग जी ने एक आंखों के इशारों से कुछ तो कहा, तो लैन चिंग ने कहा हाँ भाई, आप जाइए ना, हम लोग घर चले जाते हैं। और रही बात सामान की, तो सामान ड्राइवर ले आएंगे, वैसे भी बहुत सारे सर्वेंट आसपास हैं, उनसे भिजवा देना। सिचन ने भी हाँ भी भर दी। फिर क्या था, वांग जी और उसकी बहन लानचिंग वहाँ से निकल गए। विंग, जिसे थोड़ा बुरा लगा कि वो वांग जी से बात करना चाहता था, हाँ माफ़ी मांगना चाहता था उसके बिहेवियर के लिए, उसका मूड ख़राब था, इसलिए वो वांग जी के ऊपर चिल्ला गया था। फिर भी उसने वांग जी को जाने दिया और इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। और वैसे भी वो सोच रहा था कि मुझे इससे मतलब ही क्या है, वो जाने, उसका काम जाने। उसने सही कहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाकी अब बचे लान सिचन, यान ली, विंग और जियांग चेंग, ये सब लोग जा करके अपना लंच करने लगे। सब लोगों का लंच हो जाने के बाद में विंग के साथ में और जियांग चेंग के साथ में यान ली अपने घर चली गई और सिचन अपने घर चले गए। घर आने के बाद में जियांग मैंशन में विंग जो कि अपने कमरे में गया, उसके दिमाग से पता नहीं क्यों वो एक एक्सप्रेशन जा ही नहीं रहा था जो वांग जी को जब उसने डांटा था तब वांग जी के चेहरे पर देखा था। फिर भी विंग ने खुद से ही कहा कि वो इतना क्यों सोच रहा है। विंग जो कि फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा कि उसमें ईबो का सिर्फ एक मैसेज है, जिसमें एक अच्छा खासा मैसेज लिखा है, जिसे पढ़ करके विंग के फेस पर एक स्माइल आ गया। उस मैसेज में लिखा था, मैंने सुना तुमने मेरे मैनेजर से मेरे बारे में बात की। विंग ने भी लिख दिया, हाँ तो मुझे तुम्हें देखना है, अपनी एक फ़ोटो भेजो ना। ऐसा बोल करके विंग ने अपना फ़ोन साइड रख दिया, क्योंकि उसे अच्छे से पता है जो ईवो है वो उसे 2 घंटे से पहले मैसेज का रिप्लाई नहीं करने वाला। तो विंग ने अपना फ़ोन साइड रखा और वो बाहर नीचे चला गया। नीचे उसे लिविंग एरिया में ही उसका भाई और नीहुसन दोनों कुछ खुसर पुसर बातें करते हुए दिखे। विंग उनके पास गया और जियांग चेंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है, तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। नीहुसन ने कहा, ब्रदर आप भूल गए, हम लोगों को आज पार्टी में जाना है, आपकी बैचलर पार्टी। तो बस हमने कुछ दोस्तों को इनवाइट कर लिया है, वो लोग हमें डायरेक्ट वहीं मिल जाएंगे। विंग ने कहा, तुम लोग सच में सीरियसली ये करना चाहते हो? देखो मैं कह रहा हूँ, अगर फादर को पता चला ना या अंकल को पता चल गया, वो दोनों हम तीनों में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। और वैसे भी अंकल को भी पता चला ना तो नीहुसन तुम भी नहीं बचोगे। नीहुसन ने कहा, आप कितने डरते हो ना, मैं तो आपसे भी 2 दिन छोटा हूँ, फिर भी देखो आपसे बिल्कुल नहीं डरता, मेरे भाई से मैं बिल्कुल नहीं डरता। विंग ने कहा, ऐसी बात है? न्यूसन ने भी कह दिया, हाँ तो मैं बिल्कुल नहीं डरता, आप दोनों देखो दूध पीते बच्चे, आप दोनों कितना डरते हो अपने फादर से। जियांग चेन ने कहा,
देख भाई, मैं नहीं डरता और मैं जा भी रहा हूँ। विंग तू भी चलेगा? देख मैं मेरी खुशी में शामिल नहीं होना चाहता। विंग ने कहा ठीक है मैं चलूँगा, अब ये ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मैं रेडी होता हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। जियांग चेंग ने कहा इतनी जल्दी कौन जाता है, हम लोग 8 बजे जाएंगे और अभी तो सिर्फ 6 बज रहे हैं। विंग ने कहा तो रेडी होने में भी टाइम लगता है ना। जियांग चेंग ने कहा हाँ वो तो है, तो ठीक है तू जा और हम भी जा रहे हैं रेडी होने के लिए। फिर वो अपने अपने रूम में चले गए। यहाँ से टाइम स्किप करके हम 2 घंटे बाद का सीन देखते हैं। 8 बजे अब तीनों बाहर खड़े थे अपनी कार के पास और बस अंदर बैठने वाले थे, तभी किसी की आवाज़ आई। कहाँ जा रहे हो तीनों? नी हुसैन जिसके पूरे तोते उड़ गए थे, वो हल्के से पीछे मुड़ा और कहा तग्गा मैं इनके साथ बाहर जा रहा था। नी मिंगजे जो कि सामने खड़े थे, उन्होंने कहा क्यों, इतनी रात को क्या करने जा रहे हो तुम लोग? विंग ने बात को संभालते हुए कहा भाई अब हम लोगों की शादी होने वाली है, कुछ टाइम ही बचा है, तो बस थोड़ी देर के लिए घूमने जा रहे हैं। दगा प्लीज़ जाने दीजिए ना अंकल, आप तो समझते हैं ना। नी मिंगजे ने विंग की बात को सुना और कहा ठीक है लेकिन जल्दी कराना। विंग ने भी हामी भर दी और जियांग चेंग, नी हुसैन और विंग निकल गए अपने सफ़र पर, उसी बार की तरफ जिस बार का नाम जियांग चेंग ने बताया था। उस बार का नाम था द हॉटेस्ट प्लेस। जियांग चेंग जो कि ओवर एक्साइटेड दिख रहा था उस बार में जाने के लिए, वो बस बोले जा रहा था विंग तुम्हें पता है उस बार का ना मैंने इतना ज़्यादा नाम सुना है, स्पेशली उसमें वो जो बार डांसर है ना वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी है, तो अगर उसको एक बार देख लेना तो ईबो का चक्कर भूल जाएगा, पता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। विंग ने कहा अच्छा तो तू देख ले एक बार उसे और ये लैंचिंग का चक्कर भूल जाना। जियांग चेंग ने तुरंत कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, चाहे अब मेरे सामने दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की या लड़का क्यों ना आ जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे लैंचिंग बहुत पसंद है, वो ना उसकी मेरी टक्कर की है यार। विंग ने कहा टक्कर की नहीं है, तो उससे 10 कदम आगे है। नी हुसैन ने कहा मतलब क्या है आप दोनों का, किस बारे में बात चल रही है? फिर विंग ने नी हुसैन की तरफ देखा और कहा तुझे पता है अपना ये भाई उसकी ओमेगा से पिट कर आया है, एक बार नहीं 3 बार, और अगर इसको एक और बार मिल जाए ना तो वो वहीं इसको दोबारा पीट देगी, देखना। बस अब मैं लाइव टेलीकास्ट देखना चाहता हूँ एक बार। वो मेरे सामने बहुत मासूम बनती है, बहुत ज़्यादा मासूम, इतनी मासूम कि भाई मैं एक बार के लिए इस पर शक करने लगूँ कि कहीं ये तो झूठ नहीं बोल रहा है। जियांग चेंग ने कहा मतलब तुझे उस पर भरोसा हो सकता है लेकिन मुझ पर नहीं? यार मैं तुझे खुद बोल रहा हूँ कि वो सच में मेरी टाइप की है। विंग ने कहा हाँ 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 मैं समझ गया, अब मुँह बंद रखो, वैसे भी हम लोग बार में पहुँच गए हैं। ऐसा बोल करके विंग ने कार को रोका। नी हुसैन और जियांग चेंग कार से उतर गए और विंग चला उसको पार्क करने के लिए। जियांग चेंग और नी हुसैन बार के बाहर खड़े होकर के विंग का इंतजार कर रहे थे। विंग वापस भी आया उन लोगों के पास में, फिर कहा तो चलो गाइस अंदर चलते हैं। जियांग चेंग ने तुरंत कहा अरे रुक, हमारे दोस्त आ रहे हैं। विंग ने कहा कब तक आएंगे, वो लोग अंदर ही आ जाएंगे, हम लोग चलते हैं। तभी किसी की आवाज़ आई पीछे से, मतलब इतना भी इंतज़ार नहीं होता है तुझसे, बता हम लोग तो आ ही गए हैं। तभी विंग पीछे मुड़ा और उसने देखा अपने सामने 3 लोग चलते हुए आ रहे हैं। जियांग चेंग ने तुरंत कहा नी हुसैन तुम आ गए, और ली तुम कितनी देर से आई हो, कब से हम लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, और इस सॉन्ग लैंड को तो हमने कब से फ़ोन करके बुलाया था। तभी उन तीनों ने कहा भाई बस कर, गुस्सा करना बंद कर, वैसे भी बैचलर पार्टी है और वैसे भी कुछ टाइम बाद तो हमारा भाई सूर्य चढ़ने वाला है। जियांग चेंग ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, वो ओमेगा ना बहुत अच्छी है, मैं तुझे बता नहीं सकता। तभी विंग ने कहा बस बाहर बहुत हो गई बातें, अंदर चलते हैं। वो सब लोग अंदर गए। अंदर जाने के बाद में वो लोग अंदर जा रहे थे और अपने लिए एक टेबल ढूंढ रहे थे। उनको एक टेबल मिली भी, सब लोग वहाँ जाकर बैठ गए। विंग भी वहाँ बैठा हुआ था, वो लोग बात कर रहे थे। तभी नी हुसैन ने कहा चेंग ब्रदर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है उस लेडी को मैंने कहीं देखा है। जियांग चेंग ने कहा तूने किसको कहाँ नहीं देखा है, तुझे हर एक लेडी कहीं ना कहीं दिखी हुई दिखती है। नी हुसैन ने कहा अरे नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है वो भाभी हैं। जियांग चेंग जिसके कान तुरंत ही खड़े हुए, उसने कहा कौन, क्या मेरी वाली? नी हुसैन ने कहा और क्या, आपकी ही तो, वो देखो वहाँ। उसने एक तरफ इशारा किया। जियांग चेंग ने वहाँ देखा और उसके हाथ ना उसके ग्लास पर एकदम ग्रिप टाइट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने थोड़ा और टाइटली पकड़ा ना तो वो कांच का ग्लास जियांग चेंग के हाथ में ही टूट जाएगा। वो देख पा रहा था उसकी फियांसे लैंचिंग को, जो कि फ्लोर पर खड़ी हुई थी और डांस कर रही थी। जियांग चेंग जिसके फेस से साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। विंग जो कि खुद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सामने देख रहा था क्योंकि लैंचिंग एकदम छोटे छोटे स्लिम कपड़ों में वहाँ डांस कर रही थी, हाई हील्स, और उसका डांस बहुत ज़्यादा सेक्सी था। विंग जिसने कहा ओ गॉड जियांग चेंग, ये यहाँ डांसर तो नहीं है ना। जियांग चेंग जिसके हाथ ना
उस ग्लास पर और टाइट हो गए और वो ग्लास उसके हाथ में टूट गया। उसके हाथों से खून आ रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था लानचिंग के ऊपर कि वो कैसे इस भरे अल्फाओं की महफिल में आकर के डांस कर सकती है, इतने छोटे छोटे कपड़ों में, वो भी इतने सिडक्टिव वे में। जियांग चेंग जो कि खड़ा हुआ, विंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चेंग यहाँ कोई तमाशा मत खड़ा करो, तुम्हें उससे अकेले में बात करनी चाहिए, यहाँ नहीं। रुको, वैसे भी मुझे लगता है कि ये डांस जरूर अभी ख़त्म होने वाला होगा, कुछ टाइम के लिए रेस्ट तो लेगी ना, तब तुम मुझसे बात कर लेना। तभी विंग जो कि जियांग चेंग को समझा रहा था, वो खुद भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने एक टक उस दिशा में देखना जारी रखा जहाँ पर उसे वांग जी नज़र आ रहा था। वहाँ एक टेबल थी जिस पर करीबन 5 लोग बैठे हुए थे, या कह सकते हैं वो एक प्राइवेट रूम था जिसकी विंडोज़ पूरी ग्लास की थी, तो बाहर का नज़ारा सबको दिख रहा था, मतलब अंदर का नज़ारा सबको दिखाई दे रहा था। विंग देख सकता है वांग जी जो कि किसी की लैप में बैठा हुआ है और अपना सिर उस इंसान के शोल्डर पर रख करके एकदम बहुत हल्के फुल्के एक्सप्रेशन दे रहा है और बहुत कैजुअली बातें भी कर रहा है। विंग की मुट्ठियाँ बिछ गई थी। विंग को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो अब क्या करने वाला है। वो बस वहाँ से चलने लगा। जियांग चेंग, नी हुसैन और उसके बाकी दोस्त उसे देख रहे थे। विंग जो कि उठकर उसी रूम के बाहर आया, उसने बिना नॉक किए उस दरवाजे को खोला। अंदर बैठे सभी लोग जैसे हैरान हो गए थे क्योंकि उन लोगों को इस चीज़ की कोई उम्मीद नहीं थी। दूसरी तरफ जियांग चेंग, उसने देखा कि जो लानचिंग है वो फ्लोर से ऊपर से, मतलब स्टेज से नीचे आई है और उस रूम की तरफ जा रही है, एक रूम की तरफ जिसमें विंग गया था। तो जियांग चेंग खुद भी उठा और वो भी वहाँ जाने लगा। अब नी हुसैन किसका इंतज़ार करता, वो तो वैसे भी तमाशा देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। वो भी उठा और उसके पीछे जाने लगा। उसके पीछे पीछे बाकी तीनों दोस्त भी उनके सबके पीछे आने लगे। अब सब लोग उस रूम में पहुंच गए थे। विंग जो कि एक टक वांग जी को देख रहा था, वांग जी जो कि शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ विंग को देख रहा था। वांग जी को कुछ समय लगा खुद को संभालने में, देन उसने बस विंग को इग्नोर मारा और अपनी बातें जारी रखी। उसने कहा, और तुम्हें पता है शादी की इतनी सारी शॉपिंग भी मुझे करने के लिए भेज दिया गया। मैं कितना इरिटेट हो गया था। लानचिंग और वो एक और लड़की जो कि वहाँ आ गई थी, जो कि शायद यहाँ की बार डांसर ही है, वो लोग भी उन सभी की तरफ देख रहे थे। तभी वो लड़की जो वहाँ पर अच्छे से ड्रेस्ड अप होकर खड़ी थी, मतलब बहुत शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे, वो भी बहुत सेक्सी एंड हॉट लग रही थी, उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, हे यू, तुम सब लोगों को बिल्कुल समझ नहीं है, किसी के प्राइवेट रूम में तुम बिना उनकी परमिशन के कैसे आ सकते हो। विंग का ध्यान इन सब बातों पर बिल्कुल नहीं था, वो तो सिर्फ और सिर्फ वांग जी को घूरे जा रहा था। दूसरी तरफ जियांग चेंग जो लानचिंग को देख रहा था, तो भी जियांग चेंग आगे बढ़ा, लानचिंग का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए ले जाने लगा। लानचिंग ने कहा, हे रुको, क्या 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 कर रहा है ये, मुझे छोड़ो। लेकिन जियांग चेंग जो उसे नहीं छोड़ रहा था। वैन चेंग जो कि हाथ पैर हिला रही थी, जिसकी वजह से जियांग चेंग की पकड़ से वो छूट रही थी। जियांग चेंग ने अब उसे अपनी गोद में उठा लिया। अभी भी जो लानचिंग थी ना, वो इधर उधर अपने हाथ पैर मार रही थी जिससे वो नीचे गिर सकती थी। तो जियांग चेंग ने उसे नीचे उतारा और उसे अपने कंधे पर उठा लिया। लानचिंग जो उसके बैक पर बस मुक्के मारे ही जा रही थी, लेकिन जियांग चेंग पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसे उठा करके अपने एक रूम में लेकर आया। उसने मैनेजर से बात की कुछ टाइम के लिए और अपना एक प्राइवेट रूम लिया। उस कमरे में आने के बाद में जियांग चेंग ने तुरंत ही लानचिंग को वहीं बेड पर फेंक दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट, जो भी हो जैसा भी हो कमेंट जरूर करना। एंड कल हम फाइनली देखेंगे विंग का रिएक्शन। क्या विंग जेलस है, क्या फील कर रहा है वो, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।